हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक्स के पार्ट, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। आज हम लोग यूनिट 8 के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर इस यूनिट से यानी कि 8th यूनिट से 22 मार्क्स आ रहा है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ के जाना है। साथ ही साथ मैं सॉल्यूशंस भी दूंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। और अगर पीडीएफ अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके पेमेंट करके ये पीडीएफ भी ले सकते हो। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस समझ लो कि पढ़ना क्या है आप लोग को। तो सबसे पहले जो हम लोग को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर है, उसमें से हम लोग को ह्यूमन कैपिटल, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, फिर जो रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, वहाँ से हम लोग को क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज देखना है सिर्फ। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, द ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज को डिस्कस करना है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से हम लोग को एनवायरमेंट का मतलब, फंक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचर ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिलेबस बोर्ड की तरफ से इशू किया गया है, ये मेरे तरफ से इशू किया गया नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल, ये सिलेबस के हिसाब से ही हमने जो है ये पीडीएफ बनाया है। ठीक है, तो ये सिलेबस के सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों को कवर हो जाएंगे। बहुत लोगों ने बोला कि सर हम बुक फॉलो कर रहे हैं, हम ये फॉलो करें, हम वो फॉलो करें, हमें सीरियली कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने जो है ये पीडीएफ बना दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। तो ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, जैसे कि स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, जो हमारे ह्यूमन के अंदर होता है ना, उसी को हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, वही है ह्यूमन कैपिटल। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, तो लोग रिसोर्सेज कैसे बन जाएगा। अब सबसे पहले समझो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड, हर वो एक चीज़ जो हमारे काम आ जाए वो रिसोर्सेज कहलाता है। तो इंसान कैसे रिसोर्सेज बन सकता है, तो इंसान अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन और हेल्थ पे अपने आप को रिसोर्सफुल बना सकता है, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप लोग स्किल्ड लेबर हो, आप लोगों के पास नॉलेज है, स्किल है, तो उससे क्या होगा, आपका तरक्की तो होगा ही, देश का भी तरक्की होगा। तो एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जो कि डेवलप करता है हमारे देश को भी और हमें भी। ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है हम लोगों को। नेक्स्ट है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अलग अलग तरीके के सोर्सेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करके हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा करना होगा। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ह्यूमन कैपिटल का जो फॉर्मेशन करने के बाद उनका इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे असर पड़ेगा। देखो, सबसे पहले एक लेबर स्किल जो है तुम्हारा और एजुकेटेड पर्सन है, वो हमेशा एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा ही वो इनकम जनरेट करके देगा, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। तो इस तरीके से ये फायदेमंद होगा कि नहीं। एक हेल्दी पर्सन बहुत लंबा टाइम तक एक अपना सर्विस या फिर लेबर प्रोवाइड करवा पाएगा किसी भी फॉर्म या एंटरप्राइज या फिर देश को। एजुकेशन नॉलेज देगा। तो इस तरीके से जो ना एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सारा चीज़ जो मिलकर ना इकोनॉमिक ग्रोथ में बूम लाता है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो 4 पैमाने हैं। सबसे पहले तो लिटरेसी रेट, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये 4 जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक देश का क्या है। तो हर देश की कुछ अलग अलग पैमाना होता है, वो थोड़ा वेरी कर सकता है। अच्छा, इस वीडियो में ना कुछ कुछ डाटा दिया गया है, कुछ कुछ परसेंटेज दिया गया है, कुछ कुछ डेट दिया गया है। वो आपके बुक से थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि मेरा बुक हो सकता है थोड़ा पुराना है, हो सकता है आपका बुक जो है एकदम न्यू अपडेटेड हो। तो डाटा को लेके एकदम कंफ्यूज नहीं रहना है। तो कुछ लोग ये मत बोलना कि सर ये डाटा हमारे बुक से नहीं मिल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जिस ईयर के भी डाटास है आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ इस पीडीएफ की जो डाटा है वो आप लोग 2023-24 से मैच करोगे तो वो मैच होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले उसके बाद देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, देखो इंडिया जो है ना वो हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत खर्चा कर रहा है। इंपॉर्टेंट जगह है ये भी, जैसे हमें पता है 74.04, जैसे कि ये मैंने पुराना डाटा है थोड़ा सा, तो 74 हो सकता है वो बढ़ के 78, 76, 77 चला गया होगा। तो 74 % था हमारा लिटरेसी रेट
अब जो है ना तुम्हारा वो इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट निकल के आया है लिटरेसी रेट में। तो कुछ कुछ कंट्रीज हमसे भी बहुत आगे है, वो बात अलग है। एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया, एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है हमारा, तो जो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल थे वहाँ पे सिर्फ 2.23 लैक्स ही लो स्टूडेंट्स थे 1951 से 50 के बीच में, और वो बढ़ के कितना हो गया 11.90 लाख हो गया 2009 से लेकर 2010। ठीक है, आप अगर अपडेटेड डाटा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। उसके बाद जो लिटरेसी रेट है हमारा आज़ादी के टाइम पे 18.3% था, जो कि 2011 तक ये बढ़ के 74.04% बन चुका है। तो ये तो था हमारा। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। देखो सबसे पहले तो लेस एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। तो इंडिया में तो आप लोगों को पता है वो एजुकेशन पे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कम खर्चा करना चाहते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है टू द इकोनॉमी रिक्वायरमेंट। लेस अटेंशन ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है, एग्रीकल्चर पे ही ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर एजुकेशन पे क्या ध्यान दिया जाएगा। पुअर हेल्थ ऑफ पीपल, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इज जेंडर बेस्ड। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, ये सब आप लोग जो ना पढ़ के अच्छे से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रेगुलेट्स द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एजुकेशन सेक्टर को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है। तो ये जो है ना ये सब सारे आप लोग नाम याद रखना, यूजीसी, एनसीईआरटी, AICTE। उसके बाद नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्यों चाहिए हमें। तो देखो रूरल डेवलपमेंट हमें ज़रूरत है क्यों, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में वो रूरल जगह पे ही रहते हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन, रूरल पता होगा गांव देहात को कहते हैं और अर्बन शहर को कहते हैं। आउट ऑफ 354 मिलियन पीपल्स इन इंडिया 278 मिलियन पीपल्स लिव इन विलेज। तो ये भी थोड़ा पुराना डाटा है, आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश जो है 140 करोड़ पहुंच गया। तो आप उससे मैच करोगे अभी फिलहाल का डाटा से, तो ये मैच नहीं होगा। आप लोग यही डाटा लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रूरल क्रेडिट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रूरल क्रेडिट हमें क्यों चाहिए, तो गांव देहात में क्रेडिट सिस्टम क्यों चाहिए, तो लोगों को वहाँ पे आसानी से लोन मिलता नहीं, पैसे मिलते नहीं, तो सही समय पे वो लोग क्रॉप लगा नहीं पाते, जिससे पैदावार अच्छी होती नहीं है। तो उनको अगर हम लोग ये क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करवा दें, सच एस तो लोगों को सीड्स खरीदने में हेल्प होगा, फर्टिलाइजर्स, फिर जाकर टूल या फिर अदर इंप्लीमेंट्स उनको खरीदने में हेल्प होगा, जिससे उनका पैदावार या फिर खेती बहुत अच्छा होगा। उससे देश की भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी बनी रहेगी, हमारे रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। जो रूरल क्रेडिट है वो इंडिया में कहाँ से उनको मिलता है, तो सबसे पहले है नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज विच इंक्लूड्स मनी लेंडर्स। कुछ जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पुरानी फिल्मों में आप लोगों को देखा ही होगा कि किस तरीके से ब्याज देने वाले लोग, मुनीम जी जैसे मनी लेंडर्स लोग, वो पैसा दिया करते हैं किसानों को, ट्रेडर्स को, लैंडलॉर्ड्स ये सब सारे दिया करते हैं फार्मर्स को। और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स विच इंक्लूड्स कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक का जो है ना ब्रांच फैलाया गया है, ताकि गरीबों को भी जो है ना क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। नाबार्ड इसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, नाबार्ड, RRB। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखना। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है एग्जाम में। तो डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, तो डिफेक्ट्स बताओ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। डिस्ट्रेस सेल ऑफ फार्मर्स, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, मिडिल मैन एंड मेल प्रैक्टिसेस, यानी कि बिचौलिया और जो काला व्यापारी होता है वो सब के बारे में आप लोग को लिखना है। डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा रेगुलेटेड मार्केट, तीसरा कोऑपरेटिव मार्केट जिसमें तुम्हारा एग्रीकल्चर इनपुट, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब का ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट मेजर्स टू डेवलप एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, तो सेटिंग अप ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोवाइडिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। फिर MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बिल्ड करना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि तुम्हारे एक ऐसा दाम होगा सरकार तय कर देगा, उससे नीचे जो है ना सरकार उनसे वो सामान नहीं खरीदेगी, तो इससे किसानों का फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा MSP हाई होगा उतना ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये भी टॉपिक एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्यों होना चाहिए, देखो एक ही तरीके के काम पे अगर एग्रीकल्चर ये पे डिपेंडेंट रहेंगे ना तो वो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड ऑल्सो शिफ्टेड ऑफ वर्क फोर्स, जैसे कि लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, तो इन सब में जो ना खेती बाड़ी को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अगर मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सिर्फ साल में एक बार चावल ही लगाते हो, बहुत ज़्यादा लगाते हो लेकिन चावल ही सिर्फ लगाते हो। अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर वो चावल अगर आपका ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे उस साल,
तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करके रखोगे, थोड़ा चावल लगाओगे, थोड़ा पोल्ट्री फार्मिंग करोगे, थोड़ा और कुछ करोगे, तो एक अगर आपका कुछ खराब भी हो जाता है तो उससे आपको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। फिर नीड क्यों है ये, तो नीड तो बता ही दिया कि क्यों ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया, लाइफ स्टॉक, फिशरीज़ के बारे में ये सब आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे प्रोडक्शन डाटा वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रखे हैं मैंने इस पीडीएफ में, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। काट छाट के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है देखो, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, न्यूट्रिशन सप्लाइड टू द सॉइल इंस्टेड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन देने से अच्छा है सॉइल में न्यूट्रिशन दे दे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड्स है, वो उसका इस्तेमाल जो है ना बिल्कुल हम लोग बंद कर देंगे, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से फार्मिंग किया जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, सबसे पहला, इट्स रिस्टोर्स मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तो इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू कैरी करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स चीपर एग्रीकल्चर इनपुट्स, यहाँ पे चीपर एग्रीकल्चर इनपुट्स यानी कि खेती करने वाला सामान बहुत कम दाम वाले चाहिए। और ये जो है ना, इट्स सूटेड टू इंडिया एज इट रिक्वायर्स मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, यहाँ पे ज़्यादा लेबर चाहिए लेकिन कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए। लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हर सिक्के का दो पहलू होता है, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा। सबसे पहला नुकसान क्या है, याइल्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लेस देन द मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि जो फार्मिंग हम लोग खेती बाड़ी करते हैं फर्टिलाइजर से, उसमें पैदावार ज़्यादा होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में पैदावार क्या होता है, कम होता है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडप्ट, तो छोटे जो फार्मर्स है उनके लिए तो ये सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो उनका प्रोडक्शन कम खेत और कम कैपिटल की वजह से ऐसे ही कम है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो और कम हो जाएगा, तो इससे उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। फिर चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग क्रॉप्स इज लिमिटेड, ये कुछ डाटास है जो कि आप लोग को याद करके रखना चाहिए, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर्स के डाटा कौन से ईयर्स में कितने हैं, मैं ये बताता नहीं रहूँगा, आप लोग देख लेना, इसको आप लोग एग्जाम्स में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, ये टॉपिक। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है 1983 में, 1994 में, 1999 से लेकर 2000, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट इन मिलियंस है और ये परसेंटेज में दिया गया है। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारा 302.75 था, मिलियन था। 1994 में ये इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज जो हमारा सेक्टर था 24%, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं, दोनों मिलके हो गए हमारे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ये हमारा, और ये परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये डाटा जो है ना आप लोग याद करके रखना, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्यों लोग कम हो जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग क्यों जाना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है इनफॉर्मल सेक्टर्स के, जैसे कि फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, प्रेशर टू कट इन कॉस्ट को कट करना है, रिलैक्सेशन इन लेबर लॉस, हु आर वर्कर्स कौन है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर जाके एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट, जैसे प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अबाउट 60%, यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो लोग हैं वो 60% प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयमेंट। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी का 16% और 24% है। तो ये परसेंटेज याद रखना, एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके बुक में चार्ट होगा, वो चार्ट से पढ़ सकते हो या तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि किस तरीके से जो है ना एम्प्लॉयमेंट जो ग्रो हुआ तुम्हारा, जो नॉन फार्म वर्कर्स है तुम्हारा, इन 1972 से 73 74% था वर्कफोर्स जो प्राइमरी सेक्टर में, जो कि डिक्लाइन होकर 60 रह गया तुम्हारा। आज़ादी के टाइम तो वो बहुत बड़ा हाई नंबर था, 75 80 के परसेंट, 80% से भी प्लस था, जो कि आज धीरे धीरे वो 60% पे आगे रहा है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी इंक्रीज, सेकेंडरी और टर्सरी का इंक्रीज़ हो रहा है, 10.9 से और 14.8 था सेकेंडरी और टर्सरी का, जो आज हो गया है तुम्हारा 15 से लेके 23 तक, यानी कि ये सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है, और सेकेंडरी इंक्रीज़ होकर 15.8 हो गया, और ये टर्सरी है इंक्रीज़ होकर 23.8 हो गया है। फिर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये पढ़ने हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स के प्रॉब्लम्स। तो टाइप्स ऑफ, पहले अनएम्प्लॉयमेंट समझ लो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट्स की प्रॉब्लम। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है, एक है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव वाले अनएम्प्लॉयमेंट और शहर वाले अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले रूरल वाला, तो रूरल वाला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, डिसग्यूज हो सकता है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। और अर्बन वाला अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो ना, ये आप लोग हो सके तो पढ़ लेना, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कई बार पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैग्नीट्यूड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस अनएम्प्लॉयमेंट, रेडिमेड मेजर्स, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सब जो है ना टॉपिक्स जो है आप लोग को
पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सम काइंड ऑफ ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फ्रिक्शनल, सीजनल, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाना बिल्कुल। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, उसके हिसाब से जो नौकरियां पैदा नहीं हो रहे, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है। अभी फिलहाल हम लोग वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन ये बुक जब लिखा गया था या जब ये पुरानी सिलेबस है तो उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो ही ग्रो है, और ये पुरानी बातें हम लोग कर रहे हैं किताब में, इसीलिए आप लोग को स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ही लिखना है। अब आप प्रेजेंट में लिखोगे कि हाँ हमारा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये तो सही नहीं बैठ रहा है, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फैकल्टी एजुकेशन सिस्टम, फिर लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, एक्सेस ऑफ कैपेसिटी इन इंडस्ट्रीज, कॉन्सिक्वेंसेज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एकदम बड़ा बर्बाद हो जाते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ जाता है यानी कि गरीबी बढ़ जाता है, सोशल इफेक्ट, फिर जाके पॉलिटिकल इफेक्ट, तो ये सब आप लोग को पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेटजीज ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्ट्रेटजीज क्या क्या इस्तेमाल करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यानी कि रिसोर्सेज को हम लोग आज तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्यूचर के जनरेशन के लिए बचा के और उनके बारे में सोच के, इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनके कुछ पॉइंट है, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि विंड, सोलर, ये सब रिप्लेस कर सकता है हाइड्रो और थर्मल पावर को, ठीक है। जिससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, हमें हार्म नहीं होगा। यूजेस ऑफ गैसेस का इस्तेमाल, फिर जाके स्टेबलिशिंग माइनर मिनी हाइड्रल प्लांट, एडोप्टिंग ओल्ड प्रैक्टिसेस, कुछ ओल्ड प्रैक्टिसेस को हम लोग वापस लाएंगे जो कि इको फ्रेंडली है, जैसे कि एग्रीकल्चर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, हाउस ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में जो ना कुछ पुराने तकनीकों को अगर हम लोग ले आते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट बच सकता है। यूजर्स ऑफ बायो कंपोस्ट को हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दे हैव नेग्लेक्टेड द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो बायो फर्टिलाइजर्स को नेग्लेक्ट किया गया, यानी कि हम लोग जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, उससे जो है ना एनवायरनमेंट हार्म नहीं होगा। यूज़ ऑफ पेस्ट कंट्रोल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इवन मिल्क, मीट, फिश में भी जो है ना कंटेमिनेटेड पाया गया बहुत सारा हार्मफुल चीज़ें, तो उनसे बचना है हम लोग को। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, तो जियोलॉजिकल कंडीशन दैट एग्जिस्ट अराउंड us comprising our environment, it includes land, water, air and living organisms such as plants and animals, इसी को environment कहा गया है। रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस, 4 वाइटल फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। इट सप्लाई रिसोर्सेज, एब्जॉर्ब्स वेस्टेज, सस्टेनेबल लाइफ प्रोवाइड्स, तो ये सब कुछ जो है ना रोल है एनवायरनमेंट के। इनके कॉजेज़ को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉजेज़ ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, तो एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला तो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फॉरेस्ट वगैरह को हम लोग काट के खत्म कर दे रहे हैं। दूसरा रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, स्कूल बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है, तो इसके वजह से भी तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद और भी कुछ है यहाँ पे, वाटर, एयर, नॉइस पोल्यूशन, जिसके जो कि इंडस्ट्री से आता है, ये भी लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि सॉरी नॉट लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो है ना वो प्रॉब्लम बनता है, वजह रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी डेट मैं इसे लैंड डिग्रेडेशन बोलता जा रहा था, ये एक्चुअली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोगों को पता ही हो कि इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशन, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक 2100 तक जो है ना हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि बहुत घातक होगा। राइजिंग लेवल एटलीस्ट 25 मीटर 2100 तक, तो कई सारे शहर जो है वो पानी में डूब जाएंगे, ऐसा अनुमान है। तो ये बहुत बड़ा ये है, बहुत जगह पे तुम्हारा फ्लड आ सकता है, ड्राउट हो सकता है, हीट वार्मिंग, तो ये तो हो ही रहा है और आगे और भी ज़्यादा होने की संभावना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके फीचर्स और फंक्शंस, ठीक है। फीचर्स और फंक्शंस बात एक ही है, आप लोग जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फंक्शंस और फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना ही जाना। इट टेक केयर्स ऑफ बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, इट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इट कॉल्स द नीड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाने जाए। फिर स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमने इस्तेमाल करना है, ऊपर आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया था, ये शॉर्ट में है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप वहाँ से लिख देना, और शॉर्ट में आए तो आप ये वाला लिख देना, ठीक है। यूजर्स ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड, यूजर्स ऑफ गैस, स्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग इन बायो कंपोस्ट मैन्योर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यूजर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस यूनिट से 22 मार्क आ रहा है, ठीक है, 22 मार्क आ रहा है। आप इस पीडीएफ को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो 22 मार्क जो है ना आपका श्योर हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस पीडीएफ को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो, या फिर आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिसमें मैंने समझा दिया है।
हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। व्यूज़ अच्छे आए तो मैं अगले यूनिट के लिए भी वीडियो ले आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।